दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है भाभी तुम ज़्यादा ही नाजुक बन रही हो, भाग दो। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप कहानियों का आनंद ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भाग दो। दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह से इंदु और नर्मदा जी की वजह से उनकी बहू प्रीति अपने होने वाले बच्चे से हाथ धो बैठती है। इंदु को जब अपनी गलती का एहसास होता है तब वह अपनी भाभी प्रीति से इसके लिए माफ़ी मांग लेती है। आइए पढ़ते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इंदु का रो रो कर बुरा हाल था। इंदु का भाई अमन हॉस्पिटल में फ़ोन करके अयान की हालत के बारे में पूछता है। तब इंदु का पति अमन से कहता है कि अयान की हालत गंभीर बनी हुई है, उसकी स्थिति में अभी कोई सुधार नहीं है। अमन अपनी मां को बहन इंदु के पास घर पर ही छोड़कर प्रीति के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ इंदु ने अपनी भाभी प्रीति से माफ़ी तो मांग ली, परंतु इससे प्रीति के मन में अपनी सास और ननद के प्रति जहर फैल गया। बार बार प्रीति का हृदय यही दोहरा रहा था, क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी ननद और सास के लिए। कभी अपनी सास से बिना पूछे अपनी पसंद का खाना तक नहीं बनाया और ननद को छोटी बहन से बढ़कर प्यार दिया और उन्होंने ही मिलकर मेरी गोद को उजाड़ दिया। मैं तो इसे अपनी किस्मत का लेखा समझती थी, परंतु सास और ननद ने तो अपने स्वार्थ के चलते मेरी झोली खुशियों से भरने से पहले ही कांटों से भर दी। इंदु का बेटा कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहा। इस बीच अमन और प्रीति फ़ोन पर और कभी घर जाकर अयान के बारे में पूछते रहती। प्रीति की सास नर्मदा अपनी बेटी और नाती के बारे में सोच सोचकर परेशान रहने लगी। इसी चिंता के चलते उनका बीपी अप डाउन रहने लगा। एक दिन नर्मदा जी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया और उनके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। अब वह पूर्णतः दूसरों पर आश्रित हो गई, परंतु अब उनकी बहू प्रीति पहले वाली आज्ञाकारी बहू नहीं रही। वह तो बदले की अग्नि में जल रही थी, इसलिए अमन के सामने अपनी सास की सेवा करने का नाटक करती और जब अमन ऑफिस चला जाता तो सास के कमरे में फटकती भी नहीं। नर्मदा जी को गर्मी के दिनों में नहाए और कपड़े बदले भी 3-4 दिन हो जाते थे। उनके बिस्तर से बदबू आने लगती थी, परंतु प्रीति उनकी साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देती। अमन एक दिन ऑफिस से आते समय एक घंटी ले आया। नर्मदा जी से अब न तो बोला जाता था और न ही उसे सुनाई देता था। उनके शरीर का एक हिस्सा ही काम करता था। एक हाथ से इशारा करके ही वह अपनी भूख और प्यास के बारे में बताती थी। अमन ने अपनी माँ को वह घंटी और इशारा करके समझाया कि वह जब भी आपको भूख या प्यास लगे तो माँ यह घंटी बजा दिया करे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि आपको हमारी ज़रूरत है। कई बार प्रीति रसोई में काम कर रही होती है तो उसे पता नहीं चलता कि आपको कोई ज़रूरत है। माँ, अब जब भी आप घंटी बजाएंगी हम तुरंत समझ जाएंगे और आपके पास आ जाएंगे। अमन जब घर में रहता, नर्मदा जी की जरा सी घंटी की आवाज़ से ही प्रीति दौड़कर उनके कमरे में चली जाती, परंतु जैसे ही वह ऑफिस जाता प्रीति कानों में ईयरफोन लगाकर घर का काम करती रहती और फिर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके सो जाती या फिर टीवी देखती रहती। घंटी बजाते बजाते नर्मदा जी के हाथ थक जाते, परंतु प्रीति नहीं सुनती और नर्मदा जी भूख प्यास से तड़पती रहती, परंतु प्रीति पर इसका कोई असर नहीं होता। इसी बीच प्रीति को एक बार फिर से माँ बनने का गौरव प्राप्त हुआ और वह गर्भवती हो गई। अमन ने प्रीति से कहा कि वह अपनी माँ की देख रेख के लिए एक नर्स रख देगा, क्योंकि अब प्रीति को भी आराम करने की ज़रूरत होगी। घर के काम और माँ की देखभाल से वह थक जाएगी। प्रीति अमन से कहती है, नहीं नहीं अमन, नर्स क्यों रखनी, लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी माँ की सेवा भी नहीं कर सकते, और फिर घर में काम ही कितना है, सारा दिन तो मैं खाली पड़ी रहती हूँ। मेरे होते हुए मेरी सास की देखभाल कोई नर्स
क्यों करेगी? अमन भी प्रीति की ऐसी बातें सुनकर खुश हो जाता है कि उसे उसकी माँ की बहुत फिक्र है। इंदु का बेटा भी ठीक होकर अब घर आ चुका था। इंदु अपने बेटे को लेकर एक दिन अपनी माँ से मिलने आती। अपनी माँ की ऐसी बुरी हालत देखकर इंदु को बहुत दुख होता है। वह अयान को उसके पास सुलाकर अपनी माँ को नहलाती है और उनको खाना खिलाती है, उनके कपड़े धोती है, उनके बिस्तर को धूप लगाती है और साथ ही माँ को भी व्हीलचेयर पर बिठाकर बाहर की धूप और हवा में घुमाती है, जिससे नर्मदा जी का मन भी खुश हो जाता है। इंदु की भाभी उस दिन अपने मायके गई हुई थी। इंदु सोचती है कि मैं हर रोज़ अपनी माँ की देखभाल करने के लिए अपने मायके नहीं आ सकती। कितने दिनों बाद भाभी को भी भगवान ने फिर से खुशी दी है। वह भी घर के काम और माँ की सेवा करते करते थक जाती है। उन्हें भी आराम करने की बहुत अधिक ज़रूरत है। प्रीति अब अपने मायके से शाम को घर वापस आती है तो इंदु अपनी भाभी को माँ बनने की बधाई देती। फिर इंदु चाय बना कर लाती है और प्रीति और इंदु दोनों बैठकर चाय पी रही थी। तब इंदु अपनी भाभी प्रीति से कहती है, भाभी आप भी माँ की देखभाल करने में थक जाती होंगी, क्यों ना ऐसा करें, भाई से कहकर माँ की देखभाल के लिए एक नर्स रखवा देते हैं। अगर पैसे की कोई दिक्कत है तो मैं नर्स की आधी फीस देने को तैयार हूँ। इंदु की इस बात से प्रीति को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, इंदु तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारी माँ की सेवा नहीं करती? मैं जानती हूँ तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। तुम अपने पैसों का रौब दिखा रही हो। क्या तुम यही जताना चाहती हो कि तुम्हारे भैया अपनी माँ का खर्च नहीं उठा सकते? किस किस चीज़ का आधा खर्च दोगी तुम? दवाई, डॉक्टर की फीस, अच्छा खाना, फ्रूट्स, बोलो दे सकोगी इन सब चीज़ों का खर्च? इंदु ने अपनी भाभी का यह रूप पहली बार देखा था और वह यह रूप देखकर सहम गई। बोली, भाभी मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। और इंदु अपने बेटे अयान को गोद में लेकर आंसू पोंछते हुए अपने मायके से अपने ससुराल आ गई। इंदु का मन अपनी माँ के लिए तड़फता रहता, परंतु अब उसके कदम अपने मायके के लिए उठते ही नहीं। अब वह उसका मायका नहीं रहा, अब वह भाई भाभी का घर हो गया है। बिस्तर पर लेटे लेटे प्रीति की सास नर्मदा जी की कमर स्किन गलने लगी और उनके कपड़ों से बदबू आने लगी। अमन अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहता था। उसे प्रीति पर पूरा भरोसा था कि वह उसकी माँ की देखभाल अच्छे से कर रही होगी, परंतु प्रीति यहाँ पर दोहरा रूप दिखा रही थी। एक दिन नर्मदा जी ने इशारा करके अपनी बहू प्रीति से कहा कि यदि उसे साफ सफाई नहीं होती तो वह उनके लिए कोई नर्स रखवा दे। प्रीति अपनी सास से कहती है, अच्छा तो अब हम आपके लिए नर्स रखवा दें। पता है एक नर्स की फ़ीस कितनी है? 25 से 30 हज़ार रुपये महीना। आपके बेटे की आधी कमाई तो नर्स की फ़ीस देने में ही चली जाएगी। फिर हम क्या खाएंगे और हमारे आने वाले बच्चे के लिए क्या बचाएंगे? चुपचाप लेटी रहा करो और ज़्यादा घंटी मत बजाया करो। सारा दिन इस घंटी की आवाज़ को सुन सुनकर मेरे सिर में दर्द हो जाता है। कुछ दिनों बाद नर्मदा जी भी इस निर्दयी संसार को अलविदा कहकर चली गई। अमन ने अपनी बहन इंदु को अपनी माँ के स्वर्गवास की खबर दी तो वह रो रो कर पागल हो गई। वह अपनी माँ की हृदय की पीड़ा जानती थी, परंतु किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। उसकी प्रीति भाभी इतना कठोर हृदय भी रखती है, उसे यकीन नहीं होता था। इसके बाद कुछ महीनों बाद प्रीति ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। इंदु ने फ़ोन करके अपने भाई भाभी को बेटे की जन्मदिन की बधाई दी और वह कुछ दिनों के लिए अपनी ससुराल में मायके आ गई ताकि प्रीति को घर के कामों से आराम मिल सके। एक दिन प्रीति ने अमन से कहा, हमारा बेटा इंदु के बेटे से भी अधिक सुंदर है। अमन ने कहा, तुम पागल हो, बच्चों का भी कोई कंपैरिजन होता है। दुनिया का हर बेटा उसकी माँ के लिए सबसे अधिक सुंदर होता है।
आज माँ होती तो वो कितनी खुश होती। प्रीति का बेटा 6 महीने का हो गया था और अब वह बैठने भी लगा था। प्रीति कई दिनों से यह नोटिस कर रही थी कि उनका बेटा नकुल किसी भी आवाज़ के प्रति कोई रिएक्ट नहीं करता। वह चुपचाप अपने खिलौनों से खेलने में मगन रहता है। प्रीति ने यह बात अमन को बताई। अमन ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम देखना, मैं अभी अपने फ़ोन पर सॉन्ग लगाता हूँ और नकुल नाचने लगेगा। अमन ने मोबाइल पर सॉन्ग लगाया, परंतु नकुल ने कोई रिएक्शन नहीं किया। फिर उसने कई और चीज़ों को बजाकर आवाज़ की, परंतु नकुल ने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। प्रीति रोने लगी और कहने लगी कि मैं आपको कह रही थी ना, हमारा बेटा नॉर्मल नहीं है। मैं कई दिनों से यह बात नोटिस कर रही थी। अमन ने कहा, तुम रो मत, हम इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और वह ठीक हो जाएगा। अगले दिन अमन और प्रीति अपने बेटे नकुल को लेकर एक बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किए। उन्होंने कहा कि हमने सभी जरूरी टेस्ट कर लिए हैं। बच्चे में ऐसी कमी कई बार जन्मजात होती है। नकुल पूर्णतः ठीक नहीं होगा, परंतु वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बच्चा है, इसलिए प्रोसेस धीरे धीरे काम करेगा। बच्चे का इलाज लंबे समय तक चलेगा। जब इंदु को यह बात पता चली तो वह भी अपने पति राहुल के साथ अपने भाई के घर आ गई। उसने चिंताजनक स्वर में कहा, भैया, मेरे भतीजे को क्या हुआ? राहुल ने बताया कि आप लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे क्या? प्रीति की आंखों में आंसू आ गई और उसने इंदु को गले से लगाकर कहा, इंदु, मुझे माफ़ कर दो। मैं अहंकार की आग में जल रही थी। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना पहला बच्चा खोया है, तो मैं बदले की भावना में आकर तुम्हें और माजी को बहुत कष्ट देती रही, परंतु यह भूल गई कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने सासू माँ के साथ जो दुर्व्यवहार किया, यह उसी का परिणाम है। इसके बाद इंदु और उसकी भाभी प्रीति दोनों ने मिलकर अपने बच्चों का अच्छे तरीके से पालन पोषण किया। दोनों ने आपसी गिले शिकवे भुलाकर हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया। प्रीति से भी जितना हो सका उसने दान पुण्य किया। साथ में नकुल का डॉक्टरी इलाज भी चल रहा था। नकुल के ठीक होने में 5 वर्ष का लंबा समय लगा, परंतु वह 80% ठीक हो चुका था। अब प्रीति और इंदु दोनों ही खुशी खुशी रह रहे थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।